तो ये चैप्टर हम 11th क्लास के बेसिस पे सीखेंगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट स्मॉल एंड शॉर्ट समरी में हम इसको एक सीखेंगे। डेप्रिशिएशन, जी हाँ, अगर मेरी कोई फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी वैल्यू किसी कारणवश गिर जाती है तो उसे हम डेप्रिशिएशन का नाम देते हैं। ये डेप्रिशिएशन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं बच्चे। जैसे मैंने आपको पहले नाम बताया डेप्रिशिएशन, इसका एक और नाम है डिप्लीशन, डेप्रिशिएशन। ये जो वर्ड है ये बनाया गया है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिडक्शन को मेजर करने के लिए। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने तरीके के हैं? वैसे बात फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास दो तरीके के हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स लाइक furniture, plant, equipments, machinery, all these are the tangible assets जिनकी वैल्यू कभी भी रिड्यूस होती है और उसे मेजर किया जाता है जितनी भी उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ। That's called depreciation. एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, ठीक, वो मेरी एसेट्स है। अब मैं जब कार को इस्तेमाल करता हूँ, वो 2019 मॉडल की है, जब मैं उस कार को इस्तेमाल करता हूँ और इस्तेमाल करते हुए आज 2025 में उसको वापस बेचना चाहता हूँ, जिसको मैंने खरीदी थी 12 लाख रुपए में, तो क्या लगता है, क्या उसे कोई 12 लाख रुपए में परचेज करेगा? आप करोगे? नहीं, आप भी नहीं करोगे। आप कहोगे सर उसकी वैल्यू दिन पे दिन रिड्यूस होती हुई चली गई होगी। हो सकता है मार्केट में उसी सेम प्राइस पर जो कार होगी वो नए फीचर्स के साथ अवेलेबल होगी, बिल्कुल ठीक। न्यू मॉडल्स में अवेलेबल होगी, बिल्कुल ठीक। या ये भी हो सकता है कि आपके कार का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, आपने उसको रोजाना यूज किया, दैट इज द वेयर एंड टियर, तो भी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से हमारी एसेट्स सेम वैल्यू पे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम परचेज करते हैं उस पर कभी नहीं रुकती। होता क्या है, उसमें धीरे धीरे रिडक्शन होता हुआ जाता है, या तो वेयर एंड टियर से, ऑब्सोलेंस से, इफ्लक्स ऑफ टाइम से, या किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल लॉसेस से। तो हम कभी भी उसको उसी प्राइस पे वापस नहीं बेच सकते। जब हम कभी उसको बेचने की कोशिश करते हैं, हम स्क्रैप वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, रीसेल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर मैं कभी उसको बेचने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये चेक करना होगा कि मुझे फायदा कितने का हो रहा है। स्टार्टिंग 12 लाख से तो डायरेक्ट माइनस कर नहीं सकता उसकी रीसेल वैल्यू। मान लीजिए मैंने उस कार को 12 लाख में परचेज किया था, ठीक है, और मैं उसको बेच रहा हूं अब 2 लाख रुपए में, तो क्या मुझे 10 लाख का लॉस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इस कार को लगभग 5 साल इस्तेमाल भी तो किया है ना? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 5 साल इस्तेमाल करने से कितनी रिड्यूस हुई है। अब मान के चलते हैं जिस इंजीनियर से मैंने परचेज किया था वो कहते हैं कि सर हर साल ना इसकी वैल्यू 10% से रिड्यूस होती हुई चली जाएगी, तो मतलब हर साल 1,20,000 रिड्यूस हो रहा होगा। यानी 12 लाख की कार को अगर मैंने 5 साल इस्तेमाल किया तो कितना रिड्यूस हो चुका होगा? 6 लाख। बचा कितना? 6 लाख। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें हो सकता है कि 6 लाख की जगह पे वो और भी कम हो चुका हो। अब अभी इसकी बुक वैल्यू कितनी है? इसकी बुक वैल्यू 6 लाख है। अगर मैं इसको सेल करता हूं 2 लाख रुपए में, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? मुझे लॉस हो गया 4 लाख का। कोई भी
बिजनेस में उसका फिक्स्ड एसेट्स उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करने से पहले ये मेजर करना जरूरी है कि उसकी वैल्यू रिडक्शन कितनी है, दैट इज द डेप्रिसिएशन उसका कितना है, जिससे करेक्ट इंफॉर्मेशन निकाला जा सके उसके प्रॉफिट एंड लॉस कितना। डेप्रिशिएशन, फर्स्ट डेप्रिशिएशन क्या है हमें जी, डेप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे वैल्यू जब उसकी रिड्यूस हो जाती है उसको मेजर करने के लिए जो भी वैल्यू को मेजर करते हैं रिडक्शन वैल्यू को, उसे हम नाम देते हैं डेप्रिशिएशन का। ओके, नाउ डिप्लीशन ये भी लगता है एसेट्स पे ही है, बट वो सारे के सारे एसेट्स होते हैं नेचुरल एसेट्स, जैसे लैंड। अब आप कहोगे लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, आप सही बोल रहे हो, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डिप्लीशन होता है। एग्जांपल, मैंने एक लैंड परचेज किया, जिस लैंड को मैं माइन करके उसमें से कोयला निकालता हूँ, कुछ साल के बाद क्या होगा, उसमें से जितना कोयला निकलना था निकाल लिया, अब मैं किसी को बेचने जाऊंगा तो क्या वो उसी वैल्यू को परचेज करेगा? नहीं करेगा, वो बोलेगा इसको जिस रिसोर्सेज के लिए आपने इस्तेमाल किया वो ऑलरेडी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो मैं उसी वैल्यू पे उसे परचेज नहीं करूंगा। तो इससे भी उसकी वैल्यू डाउन हो गई, या इसको भी छोड़ दो। हमारे वर्ल्ड के एसिड्स को काउंट करने में एक ओजोन लेयर भी है जो क्या करता है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। क्या हो अगर वो ओजोन लेयर धीरे 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 खत्म होता हुआ चला जाए, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? डिप्लीशन। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिडक्शन इन द नेचुरल एसेट्स, वैल्यू ऑफ द नेचुरल एसेट्स, रिडक्शन द वैल्यू of natural assets, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन में एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं हम, अमोर्टाइजेशन। मैं अमोर्टाइजेशन को स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एंड इनटेंजिबल एसेट्स। Fixed assets are of two types, tangible assets and intangible assets, like goodwill, patent, copyright, trademark, अब इनकी वैल्यू को, अगर इनकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है तो इसे मेजर करने के लिए जिस रेट का हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम नाम देंगे अमोर्टाइजेशन। देखना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं कितनी वैल्यू इसकी रिड्यूस हो रही है, बट उसका नाम चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा? वो अमोर्टाइजेशन। तो क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। 11th क्लास में हमें दो मेथड दिए गए हैं इनकी वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है उसे मेजर करने के लिए। ये तो बात की हमने टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। अगर मैं इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं वो टर्म दूंगा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब जब कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आईफोन 15 से, और मैं मान लेता हूं मेरे पास ये आईफोन 14 है। आईफोन 14 मैंने परचेज किया था 70,000 में, और आईफोन 15 आप सोचिए अभी क्या रेट चल रहा है। अगर मैं सेम रेट पे इसको बेचना चाहूँ, आप परचेज करेंगे? नहीं, आप परचेज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे इससे अच्छा है मैं तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में वो ले लूँ इसी रेट पे, तो आप परचेज नहीं करना चाहेंगे। तो जब कभी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, अपग्रेडेशन आता है, जैसे जनरेशन चेंज होती है, iOS डिवाइस चेंज होता है, इंजन चेंज होता है, इसकी कैपेसिटी चेंज होती है,
तो इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम ऑब्सोलेंस का नाम देते हैं। और समय के बीतने को, जैसे वो समय बीतता हुआ चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन, हम उसे इफ्लक्स ऑफ टाइम का नाम देते हैं। तो ये टर्म आप याद रखेंगे। हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन एज पर द 11th क्लास बेसिस, एंड ये हम दो मेथड से सीखेंगे। फर्स्ट इज SLM मेथड एंड अनदर वन इज WDV। SLM is straight line method and WDV is